हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट का एग्जाम जो कि आपका 2024 के जुलाई में होने वाला है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पेपर 2 जो कि साइंस और मैथ का पेपर होता है, जिसमें से हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके 2024 के जनवरी में पूछे गए हैं। और यहाँ पे हमारा टॉपिक होने वाला है मैथ का, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 पे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिए हैं जहां पर मैंने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। उसकी मैं प्लेलिस्ट भी नीचे दे दूंगा। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके 2024 में पूछे गए थे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो त्रिभुज एबीसी है, जिसमें से त्रिभुज में डी एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज दिए गए, जिसमें से कोण बी 90 डिग्री है और बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है, कोण ए बराबर 40 डिग्री है और डीई बराबर 8 सेंटीमीटर है, कोण एफ बराबर 40 डिग्री है, कोण ई बराबर 90 डिग्री है। तब निम्न कथनों में से आपको कौन सा कथन सत्य है वो बताना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि त्रिभुज जो है एबीसी और डीईएफ दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, जो कि आर एच एस के द्वारा, आर का मतलब यहाँ पे राइट होता है अर्थात राइट एंगल, एच मतलब जो है हाइट और एस मतलब साइड, अर्थात ये तीन चीजें दोनों में मिल रही बराबर, तो क्या हो जाता है, त्रिभुज हमारा सर्वाक्षम हो जाता है। इसी प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे 2 दिया गया, त्रिभुज एबीसी और डी एफ ई जो है ये आरएचएस द्वारा है। इसी प्रकार से ऑप्शन थर्ड दिया गया एबीसी और डी एफ ई, और इसी प्रकार से लास्ट का ऑप्शन दिया गया है 4 में, जो कि एबीसी और डी एफ ई डी, अर्थात इसमें से आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाता है, जो कि दिया गया है त्रिभुज एबीसी सर्वाक्षम है त्रिभुज एफ ई डी के, जिस जो कि ए ए एस है। ए मतलब है यहाँ पे एंगल, दोनों के में क्या है, सेम एंगल मिल रहा और एक साइड अर्थात एक भुजा मिल रही, जिसकी प्रमेय के द्वारा ये क्या है, सर्वाक्षम हो जाते हैं। तो ये प्रमेय यहाँ पे है। अब हम देखते हैं कैसे ये है सर्वाक्षम, इसके लिए क्या प्रूव किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या में अगर हम बात करें तो इसमें त्रिभुज एबीसी और डीईएफ, यहाँ पे दोनों त्रिभुज को क्या किया गया है, मैंने ड्रा कर दिया है। और इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये कोण एक ये कोण दोनों में बराबर है, तो ये कोण इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो ये भी बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एंगल एंगल और साइड से क्या है, हमारे दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वाक्षम हो जाते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप वो किसी भी क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं, किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं, इसके लिए मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा, वहां पे जाके डायरेक्ट क्लिक करके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि मिडिल स्कूल की गणित की कक्षा एक शिक्षिका, अर्थात मिडिल स्कूल की जो कक्षा है वहां पे एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है, निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शन के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद के लिए ऑप्शन बी दिया गया है, किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से शाम 9 बजे तक के रेलगाड़ी से आने जाने अर्थात जाने वाले यात्रियों की संख्या। अध्यापिका का आशय क्या है, आप देख सकते हैं फर्स्ट में दिया गया है दंड आलेख और रेखा आलेख के बीच के अंतर को समझना दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दूसरा, जो कि कहा गया पाई चार्ट की अवधारणा का विचार, अवधारणा का परिचय देना। थर्ड ऑप्शन दिया गया रेखा आलेख के संदर्भात्मक परिस्थितियों द्वारा शिक्षण करना। और ऑप्शन दिया गया लास्ट, जो कि हमारा करेक्ट होता है, आंकड़ों के निरूपण के लिए आयती चित्र के उपयोग का शिक्षण करना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट था, जिसमें कहा गया कि डेटा प्रतिनिधित्व के लिए आयत चित्र का उपयोग सीखना सिखाना, शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत दो स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आय चित्र डेटा को दर्शन आय चित्र में करने के लिए उपयुक्त प्रतीत होते हैं।
डेटा की उचित प्रतिनिधित्वता प्रयोजनों को दर्शाने के लिए इसे व्यवस्थित किया जा सकता है। आयतचित्र स्थित स्थिर उच्चता यानी ऊंचाई के विवरण को प्रभावी रूप से दर्शाते हैं तथा डेटा के विभाजन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वहीं पे समय अंतरालों में सवार होने वाले यात्रियों के बीच एक सतत स्पेक्ट्रम बनाते हैं। आयतचित्र का उपयोग करके शिक्षिका छात्रों को सिखा सकती है कि इन अंतरालों के भीतर यात्री गणना का वितरण कैसे प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, जिससे डेटा के वितरण को दिखाने के लिए आयत चित्र की उपयोगिता को समझाया जा सकता है। इन संदर्भात्मक उदाहरणों के माध्यम से क्या है, शिक्षिका छात्रों को डेटा प्रतिनिधित्व और विश्लेषण में आयत चित्र को एक मूल्यवान उपकरण के रूप में परिचित कराने का उद्देश्य रखती है। अर्थात यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है यहाँ पे आयत चित्र दिया गया है, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा। तो ये दो चीजों को समझाने के लिए आयत चित्र और जो है डेटा प्रतिनिधित्व के विषय में जानकारी दी गई है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया अर्थात ये यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, जो कि टाइपिंग के कारण थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे तीन क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3, 5 तथा 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल क्या है, 99 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से पूछा गया कि आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांक का योग क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट दिया गया 16 होगा, ऑप्शन सेकंड दिया गया 18 होगा, ऑप्शन यहाँ पे थर्ड दिया गया 20 होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 40 होगा। तो आपको यहाँ पे बताना था कि क्या होगा था, 24, 16, 18, 20 क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाता है 20। अभी हम देखेंगे कैसे 20 आता भी है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे दिया गया था 3, 5, 2। यहाँ पे क्या देखो, एक दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया, 2, अर्थात इनकी गुणा की गई। तो आपको मैं बता देता हूँ, जब भी कभी आपको क्रमागत संख्याएं माननी हो तो हमेशा क्रमागत संख्या मानने का तरीका ये होता, पहला क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या, तीसरी क्रमागत संख्या, चौथी, इस प्रकार से आपको मानना है। तो यहाँ पे केवल 3 ही हमें माननी है, तो लास्ट की हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं यहाँ से। तो केवल ये 3। अब इसमें कह रहा है कि 3, 5 और 2 से गुणा किया जाए और उनको जब जोड़ा जाता है कितना आता है, 19 है। तो यहाँ पे देखो 3, 5, 2 से गुणा किया गया, जोड़ा गया, बराबर 90। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाता है, 10 और x बराबर 90, अर्थात x बराबर 9 आ जाता है। अब पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली संख्या हमारी 9 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 11 हो जाएगी, जो कि पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यही था थर्ड नंबर पे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जिसमें कहा गया कि गणित की एक सोचने का तरीका है। अर्थात गणित क्या है, एक सोचने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कह रहा है कि यह विद्यार्थियों के साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरूपण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। कह रहा है कि जो गणित है एक सोचने का तरीका है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में या संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन इसी में बी दिया गया है, समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं। तो ये भी ऑप्शन दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया सी पे, विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे अब आपको बताना है कि इन तीन में से कौन सा ऑप्शन सही था, कौन सा गलत था। तो इसके लिए मैं नीचे 4 ऑप्शन देता हूं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ए और बी सही होंगे, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि ए और सी होंगे, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया बी और सी होंगे, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया केवल बी होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिया गया ये वाला हो जाएगा ए और सी वाला। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, अर्थात बी जो है इसमें सही होगा और सी सही होगा। क्यों, यहाँ पे ऑप्शन में हम भी देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि गणित न केवल समीक्षा और पैटर्न की जांच करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि यह छात्रों को विभिन्न नई समस्याओं को हल करने के लिए उचित रणनीतियों का उपयोग करने की क्षमता भी देता है।
अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर पे दिया गया, जिसमें कह रहा है कि निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे निम्नलिखित फलों की संख्या को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया कि यहाँ पे फलों के प्रकार हैं, जिसमें कहा गया ये आम है, सेब है, संतरे हैं, अमरूद है, अनार है। और इनकी संख्या कितनी दी गई है? आम 44 है, सेब 56 है, संतरे 42 है, अमरूद 30 है और अनार 38 है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि उपरोक्त जो आंकड़ा है, आंकड़ों को एक पाई चार्ट बनाया जाता है, अर्थात इनका क्या पाई चार्ट बनाते हैं, तो वो उस त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा जो सेबों को दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 79.2, ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाता है 96, ऑप्शन टू हो जाता है 72 और यहाँ पे हो जाएगा 4 अर्थात 100। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, क्या हो जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है ये, अर्थात यहाँ पे हमारा होना चाहिए था ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गई है अर्थात टाइपिंग में, तो यहाँ पे 96 आता है। अभी हम देखते हैं कैसे 96 आने वाला है। देखो यहाँ पे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या कह रहा था कि सेबों वाले त्रिज्या खंड, तो पहले आपको क्या टोटल फल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो टोटल फल कितने हैं? देखो 44, 56, 42, 30, 38 को जोड़ेंगे कितना आता है? यहां से 210 आ जाता है। अब ये 210 आपको मैं अगर एक पाई चार्ट की बात करूं तो पाई चार्ट इस टाइप से बनाया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको। ये पाई चार्ट इस प्रकार से बना है और इसमें अगर हम एंगल की बात करें तो टोटल एंगल ये कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे फल कितने हैं? 210 और ये कितने हैं? 360 डिग्री में, अर्थात इसमें पूरे में भरे गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक फल बराबर बात करें तो एक फल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटे 200 हो जाएगा। तो सेब यहाँ पे कितने दिए गए थे? आपको देखना है, आम सेब दिए थे 56। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 56 से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 360 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 210। यहाँ से जीरो काट देंगे, 7×21 हो जाएगा, 7×8 56 हो जाएगा, 7×12 यहाँ पे आ जाएगा, 12×8 96। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर इसका कितना आ जाता है? 96 आ जाता है, जो कि यहाँ पर भी उन्होंने समझाने की कोशिश की है और मैंने इधर सॉल्व भी कर दिया है। इसमें बस सॉल्व करने का ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले आप सभी चीजों को जोड़ लेना है। जैसे जोड़ के मैंने 210 निकाल दिया। अब ये 210 कितने कोण के बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। तो एक फल कितना कोण बनाएगा? उसको 360 बटे 210 कर देना है। तो आपको 56 सेब थे तो 56 सेब के बराबर कितना हो जाएगा? तो उसमें 56 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, जितना आएगा उतना ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया 6 नंबर पे। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं क्रमशः 3:2 में हैं। उस आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? आयत का यहाँ पे आपको क्या बताना है? परिमाप बताना है। तो ये क्वेश्चंस का ऑप्शन पे पहले हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है, पहला 40 दिया गया है, ऑप्शन दिया गया 50 दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे 60 दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है 70, जो कि करेक्ट ऑप्शन इसका होता है 60। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो समझेंगे पहले समलंब चतुर्भुज क्या होता है और उसमें समांतर भुजाएं क्या होती हैं और उसमें इसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आयत होते हैं या वर्ग होते हैं उनको फाइंड करना आसान होता है, लेकिन जो समलंब होते हैं उनका थोड़ा सा निकालना अलग होता है। तो उसको भी हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो समलंब चतुर्भुज जो होता है उसके यहाँ पे आप देखेंगे दो डायग्राम बने। ये वाला जो यहाँ पे आप देख सकते हैं समलंब चतुर्भुज हमने बनाया गया है और यहाँ पे ये दूसरा जो बना है ये सिंपल सा एक आयत बना है। और आयत में क्या उसने कहा था कि उसकी जो भुजाएं हैं कितने रेशियो में? 3:2 में, अर्थात एक भुजा अगर 3 होगी 3 होगी तो दूसरी भुजा क्या होगी? 2x होगी। तो अभी x का मान हमें फाइंड आउट करना होगा। तो मान लिया एक भुजा क्या 3x है तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। और ये समलंब बना है। समलंब में क्या होता है? ये दो पैरेलल भुजाएं हैं, तो एक 25 सेंटीमीटर दिया गया था और एक 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर 25, इनके बीच की ऊंचाई कितनी दी गई थी? 12। तो अब यहाँ पे हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकाला है
तो क्षेत्रफल का सूत्र सिंपल सा होता है 1/2 गुणे ये जो सामने की भुजाएं होती है समांतर, इन भुजाओं को जोड़ा जाता है और गुणे जो ये बीच की ऊंचाई होती है लंबवत, इसी को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो यहाँ पे इस फार्मूले में रख दिया जाएगा सभी चीजों को, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 216 आ जाता है, जो कि बहुत आसानी से आप भी इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये 216 कह रहा था इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां से देखो 2x इंटू 3x बराबर क्या हो जाएगा, 216। तो यहीं से आपको आएगा, ये हो जाएगा 6x² बराबर 216। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 216/6। यहां से अगर काट दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 6×18 आ जाएगा और 6×18 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3×6=36। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से आपका फाइंड आउट हो जाता है 36। तो एक्स बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिंपल से आ जाएगा 6, और 6 जब आ जाता है तो कह रहा था इसकी परिमाप बताओ। परिमाप का मतलब ये पूरी भुजाओं का योगफल ही परिमाप कहलाता है। तो परिमाप देखो क्या हो जाएगा, एक तो ये भुजा यहां से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और ये भुजा कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। और 12×18 कितना हो जाता है, यहां से सिंपल से 30 हो जाएगा। तो ये सामने की भुजा भी 12×12 और इधर की 18×18, तो अर्थात 12×12 + 24 और 18×18 36, और 36×24 कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, जो कि यहाँ से आप देखते हैं इसको भी कैलकुलेट करके निकाल दिया। तो बहुत आसान था, ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर पे दिया गया है, जिसमें कहा गया है यदि a बराबर माइनस का 2x² + 12x, b बराबर 11 - 8x + 3x² और c बराबर दिया गया है 17 - 4x² और d बराबर दिया है x² - x 3। तो यहाँ पे आपको बताना है a + b + c - d में x² और x के गुणांकों का योग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 0 दिया गया है, ऑप्शन सेकंड में -1 दिया गया है, ऑप्शन 3 में 1 दिया गया है, ऑप्शन 4 में दिया गया है 3। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका आंसर कैसे आता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 1 आता है, लेकिन 1 कैसे आता है उसको भी हमें सीखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखो a b c इन सभी चीजों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपको इस टाइप से लिखना है। तो यहाँ पे a जोड़ना है, b जोड़ना है, c उसमें से d को घटा देना है। तो ये सिंपल सा तरीका, आपको अगर अलजेब्रा आती तो बहुत आसानी से कर सकते। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2x² + 12x हो गया, ये b भी जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3x² माइनस का 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 8x लिखना है, इसी टाइप से यहाँ पे इन सभी चीजों को लिखते चले जाना है। फिर यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सिंपल से ये चीज सॉल्व करना है और ये आ जाएगा। अब ये जब लास्ट में आता है, इसी में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसमें जैसे x² का गुणांक पूछा था, तो x² का माइनस का यहाँ पे 4 आपको मिल जाता है, और x का गुणांक कितना है, 5। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 1 आ जाता है, जो कि इसी प्रकार का आंसर आपको निकालना था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है 8 नंबर का, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के अधिगम का आकलन का आयाम नहीं है। कौन सा आयाम नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रतिमान, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आप देख सकते हैं गणित के प्रति रुझान, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है गणितीय तर्क। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका बताना था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है गणित के प्रति रुझान। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रुझान क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे व्याख्या में, तो सही क्या सही है, गणित के प्रति रुझान वास्तव में विषय के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सामान्य रूप से गणित सीखने के मानकों के मूल्यांकन का एक आयाम है, आयाम नहीं माना जाता है। गणित के प्रति रुझान छात्रों की धारणाओं, विश्वासों और भावात्मक प्रतिक्रियाओं का संक्षेप है, जो गणित सीखने में उनकी संकल्पना और दृढ़ता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए विकल्प 3 गणित के प्रति रुझान सामान्य रूप से गणित सीखने के मानकों के मूल्यांकन का एक आयाम नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे
होमवर्क के लिए रहेगा आपका। और मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन जो कि दिया था, उस होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम देते हैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस का आपको आंसर बताना होगा कि इसका क्या करेक्ट आंसर होता है। और इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और करेक्ट आंसर देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एक होमवर्क जो मैंने पहले वीडियो में दिया था, उस क्वेश्चंस का आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया था जिसमें था कि ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.48 मीटर, 1.16 मीटर और 83 सेंटीमीटर है। आचार यहाँ पे हो जाएगा आधार लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। इसकी आंतरिक सतहों पर 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेस्ट कराने की लागत क्या आएगी। अर्थात यहाँ पे एक बॉक्स है इस टाइप का, जिसकी 3 सेंटीमीटर की क्या है, मोटी लकड़ी की है दीवारें। और इसमें कुछ लंबाई, चौड़ाई, गहराई दी गई है। तो इसमें अगर अंदर अंदर पेंट कराई जाए तो उस पेंट कराने में अगर 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च आता है, तो कितना टोटल खर्च आएगा, इस पे बात करना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस पे अगर हम बात करें तो पहले ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ तक मैंने दिया था। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 839.1 रुपये। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये सॉल्व करना थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है। बस आपको क्या है, एक बात समझ लेना होगा कि क्वेश्चन में क्या एक्चुअल में कह रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जब दिया गया होगा तो ये 142 मीटर यहाँ से यहाँ तक था सेंटीमीटर। लेकिन उसमें से ये 3 सेंटीमीटर इधर घटेगा, 3 सेंटीमीटर इधर घट जाएगा। तो वही देखो यहाँ पे 142 जो था आपका यहाँ पे ऊंचाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे 148 में भी से क्या 3 3 घटाना पड़ेगा, 116 में से भी घटाना पड़ेगा और 148 में से भी। तो ये देखो यहाँ से 148 में से तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। इसी प्रकार से इधर की भी दूरियों को, जो कि आपको 116 दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 116 को भी अगर घटाया जाएगा उसमें से 6, तो कितना हो जाएगा, 110 बचेगा। और 83 जो दिया गया था ये ऊंचाई, ऊंचाई तो उतनी ही रहने वाली है, केवल उसमें केवल ये मोटाई नीचे वाली आएगी, तो इसलिए केवल एक बार घटेगा। आपको ध्यान देना है कि लंबाई चौड़ाई में आपको 2 बार दोनों तरफ से क्योंकि घटाना पड़ेगा। ऐसे समझो कि ये मान लो है, तो लंबाई तो इधर की होगी, चौड़ाई ऐसे होगी। तो इसमें जो आपका 3 सेंटीमीटर की मोटाई वो दोनों में आ रही होगी। लेकिन ये जब ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो ऊपर से तो भाग खुला है, तो ऊपर तो उसमें 3 सेंटीमीटर आएगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे देखो ऊंचाई में केवल 3 सेंटीमीटर घटाया गया है और लंबाई चौड़ाई में क्या है, 6 6 सेंटीमीटर घटाया गया, क्योंकि 3 सेंटीमीटर इधर रहेगा तो 3 सेंटीमीटर इधर रहेगा। अब ये घट जाएगा तो फिर डिब्बे का आंतरिक पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, और फिर यहाँ पे अंदर जो है उसकी लंबाई चौड़ाई सेम होने वाली है। तो ये ऊपर का लंबाई चौड़ाई, फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सब चीजों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा मीटर वर्ग। और इसमें 150 रुपये खर्च आता है प्रति उसमें, तो 150 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 839.110 आ जाता है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो आज के वीडियो हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। अगले वीडियो मिलेंगे तो देखेंगे जो कि आपके जनवरी 2024 के अंदर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।